में सुधार में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंचाई। सिंचाई तो आप जानते हैं क्या होता है। सिंचाई का मतलब होता है पौधों को पानी देना, है ना। पौधों को कह दो या फसल को कह दो, उसको जब पानी देते हैं उसे हम सिंचाई कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। जल सभी को चाहिए, सभी जीव जंतुओं को चाहिए, चाहे पेड़ है, पौधे हैं, कोई भी है। तो पौधों को भी अपनी जैविक क्रियाएं चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। किसान बारिश के पानी से ही अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। इन क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। कम वर्षा होने पर फसल का जो उत्पादन है वो घट जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित वर्षा पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को संचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु है तथा यहाँ पानी के अलग अलग स्रोत हैं। अतः पानी के स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई की विभिन्न विधियों को अपनाया जाता है। इन जल स्रोतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे कुआं है, कुएं से पानी से सिंचाई की जाती है। कहीं कहीं पर कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। ठीक है, खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तर में स्थित पानी को इकट्ठा किया जाता है। नलकूपों में पानी गहरे जल स्तर को निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई करने के लिए आवश्यक पानी को पंप के द्वारा, आपने देखा होगा ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल में पंप द्वारा खींचा जाता है। नहरें, यह सिंचाई का एक बहुत बड़ा तंत्र है। नहरों में पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकाल दी जाती हैं। उन शाखाओं से किसान पानी लेकर अपने खेत में लगाते हैं। इसके बाद नदी जल उठाव प्रणाली। जिन क्षेत्रों में जलाशय से, गड्ढों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित और अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली प्रयोग की जाती है। इसमें नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे पानी डाल देते हैं, सीधा नदी से पानी लेते हैं। इसके बाद है तालाब। छोटे तालाब या जलाशय, उनमें पानी इकट्ठा करते हैं और फिर धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों जैसे वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, जल विभाजन का उचित प्रबंध द्वारा उपयोग किया जाना, इसके लिए छोटे बांध बनाए जाते हैं जिससे भूमि के नीचे जल का स्तर बढ़ सके। पानी इकट्ठा कर देते हैं बहुत जगह, फिर वो धीरे धीरे नीचे जमीन में चला जाता है, तो जब भूमि का जो जल स्तर है वो फिर नीचे गिर जाता है, वो उतना ही बना रहता है। आप पानी खींच लो चाहे जितना मर्जी। इसके बाद आता है फसल का पैटर्न। कि किस तरीके से उसे बोना है। एक निश्चित भूमि से अधिक फसल लेने के लिए कुछ फसल पैटर्न बताए गए हैं। जैसे मिश्रित फसल, इसके बारे में पहले भी आपसे कह चुका हूं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना, अथवा गेहूं के साथ सरसों, अथवा मूंगफली के साथ सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण
एक फसल के नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल हमें मिल जाती है, उससे हमें उत्पाद मिल जाता है। दो फसल बो दी हमने, मान लीजिए एक फसल की तरह नष्ट भी हो गई तो दूसरी फसल हमें मिल जाएगी। इसके बाद आता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में बोते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है? पहले एक फसल की कतार लगा दी, फिर दूसरी फसल की कतार, फिर तीसरी की, फिर पहली की लगा दी, फिर दूसरी की लगा दी। तो इस तरह से दो तीन फसलों को कतार में बोया जाता है, जिसे चित्र भी आपको किताब में दिखाया जाता है। या दो दो पंक्तियां लगा दी एक फसल की, ऐसे भी हो सकता है कि पहली फसल की दो पंक्ति लगा दी, फिर दूसरी फसल की दो पंक्ति लगा दी। इस तरीके से अंतरा फसलीकरण अपनाया जाता है, ठीक है ना। अब इनमें अंतर है, क्या अंतर है? जो मिश्रित फसलीकरण प्रणाली है, इसका मुख्य उद्देश्य फसल के जोखिम को कम करना है, ताकि एक नष्ट हो जाए तो दूसरी हमें मिल जाए। जबकि अंतरा फसलीकरण प्रणाली जो है, इसका मूल उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्र फसल उत्पादन को बढ़ाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा फसल मिल सके। मिश्रित फसली प्रणाली, इसमें दोनों प्रकार की फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर बोते हैं, है ना, मिश्रित में। जबकि अंतरा फसलीकरण प्रणाली में मिलाकर नहीं बोया जाता, बल्कि कतारों में बोया जाता है। पहले एक फसल की कतार, फिर दूसरी फसल की कतार, मिला मिक्स नहीं करते। मिश्रित फसलीकरण प्रणाली विभिन्न फसल का कोई क्रम नहीं होता, इसमें किसी भी क्रम में बो देते हैं। जबकि जो आपकी अंतरा फसलीकरण प्रणाली, इसमें क्रम है, पहले एक फसल बोई जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी। कतारों का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। अब जो मिश्रित फसलीकरण विधि है, उसमें आप फसल को अलग अलग नहीं काट सकते, क्योंकि वो तो सारे एक साथ उगे हुए हैं, फिर छाट छाट थोड़ा काटोगे। लेकिन जो अंतर फसलीकरण विधि है, उसमें कतारें अलग अलग हैं, जिस कतार को आप काटना चाहो उसको आप काट सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, दोनों के अपने अलग अलग फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तीसरा है फसल चक्र। फसल चक्र में हम फसल को क्रम से बोते हैं, पहले एक फसल बो दी, फिर दूसरी, पहली काट ली, फिर जब खेत खाली हुआ तो दूसरी बो दी। तो इससे क्या होता है कि पहली फसल से खेत में जो कमी आई, दूसरी फसल उसकी पूर्ति कर देता है। मिट्टी में जो कमी आई पहली फसल बोने से, दूसरी फसल उस कमी को पूरा करती है। तो किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। परिपक्व काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा एवं पर्याप्त उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद आता है फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की सुरक्षा भी तो करनी है। उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रबंध हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो खेतों में खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार क्या करते हैं, मिट्टी से ज्यादा पोषण ले लेंगे, पौधों को मिलेगा नहीं, ठीक है। और फिर कुछ कीड़े होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, उनसे भी बचाना पड़ेगा खेती को, है ना। तो खरपतवार बताया जैसे कि मैंने, वो नहीं होने चाहिए, उन्हें समय समय पर काट देना चाहिए, उठा देना चाहिए, या कोई छिड़काव करना है तो वो करना चाहिए। इसी प्रकार कीड़े जो हैं वो 3 तरीके से आक्रमण करते हैं। ये मूल यानी जड़, तने और पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों को
भाग में जो कोशिकीय रस होता है उसे चूस लेते हैं। ये तने तथा फलों में छिद्र करके उन्हें खराब कर देते हैं कीड़े। कई प्रकार से आक्रमण करते हैं कीड़े, हमें उन्हें रोकना है तो छिड़काव करके, ठीक है। तो इस तरीके से फसलों की सुरक्षा, कोई जानवर भी ना खा जाए फसलों। कई बार खेतों में जानवर घुस जाते हैं, जंगली जानवर, और वो भी खा जाते हैं, तो उनसे सुरक्षा करनी है हमें। तो इस तरीके से फसल सुरक्षा प्रबंधन भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण अनाज को इकट्ठा भी करना है हमें। तो अनाज वर्ष में केवल 1 से 2 बार उगाए जाते हैं, परंतु इनकी आवश्यकता पूरे साल रहती है, इसलिए इनका भंडारण करना जरूरी है। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीड़े, कवक, चीचड़ी, जीवाणु ये हो सकते हैं, है ना। इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें ठंडे में रखा जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है उन्हें गर्म में रखा जाए ताकि कीड़े ना लगे उन्हें, तो खराब ना हो। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा बीजों के अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, तो उत्पाद का रंग खराब कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों में भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई करके उसे अच्छी तरह सुखाना चाहिए तथा धूमक का उपयोग करके कीड़ों को मार देना चाहिए ताकि वो फसल को खराब ना कर पाए। तो इस तरीके से बच्चों आज मैंने आपको सिंचाई के बारे में बताया, फसल को बार बार कैसे बो सकते हैं ताकि अच्छा उत्पादन हो, फसल सुरक्षा प्रबंधन, खरपतवार और कीड़ों को हटाना है, और अनाज का भंडारण। ये 4 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए। इसके आगे का पार्ट हम आपको कल पढ़ेंगे।